हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि न्यूटन सेकेंड लॉ का डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ पे एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। उसको देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को टैप करके देख सकते हैं। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ में मैंने क्या बताया था, होता क्या था बेसिकली। तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो था उसमें हमने फाइनली ये निकाला था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। ठीक। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ये होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम। फिर चेंज इन मोमेंटम को फॉर्मूले में लिखेंगे तो मोमेंटम क्या होता है? पी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम वी। मास तो हमेशा सेम रहेगा लेकिन जो वी है वो चेंज होते रहता है। ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम वी टू। और इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम वी वन अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? टी। कहीं कहीं पे ये जो है फाइनल वेलोसिटी को एम वी दिखाते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को यू दिखाते हैं। मतलब स्टार्टिंग वाला यू और फाइनल वाला वी। तो यहाँ पे क्या है, मैंने यू स्टार्टिंग वाले को वी वन मान रखा है और फाइनल वाले को क्या मान रखा है? वी टू मान रखा है। तो कहीं कहीं बुक में ये होगा, कहीं बुक में ये होगा। बेसिकली मोस्टली ये होता है एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। फिर एम को कॉमन ले लेंगे, वी माइनस यू अपॉन टी। ये था फोर्स का एफ। फिर v माइनस यू अपॉन टी जो होता है वो, सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वो होता है, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो एफ इजक्वल टू क्या आ जाता है? एम ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। फिर इसी डायरेक्टली को हटा देते हैं तो एफ इजक्वल टू एम ए बन जाता है फॉर्मूला हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ से। बेसिकली हमने यहाँ से क्या जाना कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। ठीक है। और जितना कम होगा ये उतना ही कम फोर्स होगा। फिर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम है। यानी कि अगर आपको रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को बढ़ाना है, आपको क्या बढ़ाना होगा? चेंज इन मोमेंटम को बढ़ाना होगा या फिर टाइम को घटाना होगा। ठीक है। आप ऊपर वाले को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, या फिर नीचे वाले को कम करेंगे तो ये बढ़ेगा। तो नीचे क्या है? टाइम। टाइम को कम करेंगे तो टाइम टेकन है कि इस मोमेंटम को चेंज होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा ना, तो उस टाइम को हम कम से कम कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बढ़ जाएगा। या फिर चेंज इन मोमेंटम को बढ़ा देंगे तो ये बढ़ जाएगा। फिर जैसे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा वैसे ही फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है। और जैसे ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर आते हैं हम इसी बेसिस पे इसी कॉन्सेप्ट पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बढ़ाने या घटाने का जो कॉन्सेप्ट है उसी पर हम डेली लाइफ का जो इसका एप्लीकेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ का उसको भी हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, बहुत सारे जो डेली लाइफ का जो सिचुएशन होता है उसमें हम या तो इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ मोमेंटम को। मोमेंटम को क्या करते हैं हम? इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं डेली लाइफ के सिचुएशन में। ऐसा कैसे कर सकते हैं? मोमेंटम को चेंज कैसे कर सकते हैं हम? या तो हम टाइम को इंक्रीज कर दें या तो टाइम को डिक्रीज कर दें। मैंने अभी बताया था नीचे वाले को कम करेंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा। नीचे वाले को बढ़ाएंगे यानी टाइम को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम होगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, या तो आप टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो मोमेंटम क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इसी पे पहला एग्जांपल देखते हैं क्या है। एक कराटे प्लेयर ब्रेक्स ए पाइल ऑफ टाइल्स और ए स्लैब
ऑफ आइस इन अ सिंगल ब्लो। इसका फिगर भी देखते हैं, ये रहा इसका फिगर। आपने ये जो है अक्सर मूवीज में, आपने किसी मूवीज में आपने देखा होगा कि एक आदमी होता है कराटे प्लेयर, वो क्या करता है अपने हाथ से ऐसे मारता है तो जो बर्फ का टुकड़ा होता है या फिर लकड़ी का जो पाइल्स होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे भी क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, यही न्यूटन सेकेंड लॉ का कॉन्सेप्ट है। क्या होता है इसमें कि ये जो हाथ होता है इसको हम इतना तेजी से वो कराटे प्लेयर नीचे लाता है, बहुत ही ज़्यादा तेजी से, कि टाइम क्या होता है कम हो जाता है। टाइम क्या होता है बहुत ही कम हो जाता है। जितना तेज हाथ को नीचे लाएगा उतना ही कम समय लगेगा, और जितना ही कम समय लगेगा रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। तो ये क्या करता है अपने हाथ से क्या करता है फोर्स ज़्यादा ज़्यादा लगाता है, जिसकी वजह से ये पाइल जो होते हैं वो टूट जाते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, देखो, ए कराटे प्लेयर ब्रेक्स ए पाइल ऑफ टाइल्स इन अ सिंगल ब्लो बाय मूविंग हिज और हर हैंड वेरी फास्ट। अपने हाथ को क्या करता है बहुत तेजी से मूव करता है। बाय डूइंग दिस ही और सी इंक्रीजेज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ऐसा करने से क्या होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बढ़ जाता है। और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बढ़ता क्यों है, क्योंकि वो इतना तेजी से हाथ को नीचे करता है कि टाइम जो होता है वो कम हो जाता है। जो टाइम टेकन है उस प्रोसेस में वो कम से कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर मान लो हाथ को धीरे धीरे नीचे लाता है तो क्या होता है टाइम बढ़ जाता है। जब टाइम बढ़ जाता है तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम हो जाता है। जब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम हो जाता है तो फोर्स जो लगता है हमारा वो कम से कम लगता है। जब फोर्स कम लगेगा तो ये टूटेगा नहीं बल्कि हाथ में उल्टा चोट लग जाएगा हमें। ठीक है, ऐसे ही एक सेकेंड एग्जाम्पल हमारा, इन ए क्रिकेट फील्डर मूव्स हिज आर्म बैकवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉल व्हाइल टेकिंग अ कैच। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में जब खिलाड़ी कैच लेता है फील्डर तो क्या करता है अपने हाथ को पीछे करता है। देखो आप कैच लिया इसने हाथ को पीछे किया। ऐसा करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो बॉल आता है उसके हाथों में, ठीक है ना, बॉल को ऐसे पकड़ने के बाद वो हाथ को थोड़ा सा पीछे करता है, जिससे क्या होता है कि उसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो कम हो जाता है। उसके कम होने से क्या होता है फोर्स कम हो जाता है। जब फोर्स कम होगा तो उसके हाथ में क्या होता है चोट कम लगता है और गेंद को उछल कर बाहर जाने का चांस भी कम हो जाता है। देखो, we have observed that in a cricket fielder moves his arms backward in the direction of the ball while taking catch. He or she does so to decrease the rate of change in momentum. वो ऐसा इसलिए करता है कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो डिक्रीज हो जाए। जैसे कि वो हाथ में पकड़कर गेंद को पीछे करेगा तो गेंद क्या होगा हाथ में आने के बाद भी कुछ देर तक मोशन में रहेगा, क्योंकि हाथ मोशन में तो गेंद भी मोशन में रहेगा। जब कुछ देर तक मोशन में रहने के बाद वो स्टॉप होगा तो कुछ टाइम लिया ना वो 1-2 सेकंड का जो भी टाइम लिया उसकी वजह से क्या होगा टाइम बढ़ जाता है। जब टाइम बढ़ जाता है तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है कम हो जाता है, और जब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम होता है तो हमारा फोर्स भी हो जाता है कम। देखो, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बाय इंक्रीजिंग द टाइम। इन डूइंग सो द एंटायर मोमेंटम ऑफ द बॉल इज रिड्यूस टू जीरो। ऐसा करने से क्या होता है जब पूरे बॉल का जो मोमेंटम होता है कुछ देर बाद जब हाथ को पीछे करके रख लेता है तो मोमेंटम क्या होता है जीरो होता है, लेकिन ज़्यादा समय में जीरो होता है। लेकिन अगर मान लो हाथ को पीछे नहीं करता ऐसे ही करके रहता तो क्या होता है जैसे ही बॉल इस पर गिरती मोशन में आते तुरंत गिरते ही स्टॉप हो जाता, वो तुरंत ही स्टॉप होता तो क्या होता है उसका मोमेंटम जो है अचानक से जीरो आता है। बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ज़्यादा लगता है और हमारे हाथ में चोट लगता है, खिलाड़ी के हाथ में चोट लगता है, और ये भी हो सकता था कि गेंद उछल के बाहर भी आ सकता था। तो यही सब है उसके अंदर, ये सब लिखा हुआ है, आप इसको अपने आप से लिख लेंगे। ठीक है, फिर थर्ड एग्जांपल है, व्हेन ए कार गोज आउट ऑफ कंट्रोल द ड्राइवर वुड प्रीफर टू हिट समथिंग सॉफ्ट से है स्टैक देन समथिंग हार्ड से कंक्रीट वॉल। देखो क्या होता है कि जब कार या गाड़ी जो है जब अनकंट्रोल हो जाता है, जब उसकी ब्रेक फेल हो जाता है, तो आपको ये एडवाइस है कि आप जो है उस कार को, ठीक है, किसी ऐसे हे स्टैक मतलब जो आपने जैसे पुआल कहीं रखा हो या भूसा कहीं रखा हो, ठीक है, या फिर बहुत सारा घास हो वहाँ पे, उसमें जाके आप कार को ले जाएं। उससे क्या होगा, जैसे कार जब भूसे या फिर पुआल या फिर घास में जब जाएगा बड़ी बड़ी घासों में तो कार की स्पीड क्या होगी वो धीरे धीरे कम होगी, अचानक से जीरो नहीं होगी, वो धीरे धीरे कम होगी। जब उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी तो मोमेंटम क्या होगा धीरे धीरे चेंज होगा, यानी कि मोमेंटम को जो पूरे हाई मोमेंटम से जीरो मोमेंटम आने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो अभी बताया था मैंने जब टाइम लगता है ज़्यादा तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या होता है कम हो जाता है।
जब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम होता है तो फोर्स भी हमारा कम लगता है, जिससे क्या होगा, गाड़ी के को डैमेज कम होगा और हमें जो गाड़ी चला रहा होगा उसे भी कम चोटें लगेंगी। लेकिन मान लो कि कोई हार्ड चीज़ से टकरा जाए, वो जैसे दीवार या पेड़ से टकरा जाता है, तो क्या होता है, जैसे टकराता है हार्ड चीज़ से वैसे ही गाड़ी क्या होती है, तुरंत जीरो हो जाता है उसका स्पीड। और तुरंत जीरो होने की वजह से क्या होता है, टाइम बहुत कम होता है। टाइम कम होने की वजह से उसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बढ़ जाता है, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बढ़ने की वजह से फोर्स ज़्यादा लगता है, जिससे गाड़ी जो डैमेज हो जाती है, अंदर के ड्राइवर को भी चोटें लग जाती हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है, जो ड्राइवर वगैरह होते हैं जो गाड़ी के अंदर बैठते हैं उनको सीट बेल्ट पहन लेना चाहिए, क्योंकि जब सीट बेल्ट पहन लेते हैं तो जब झटका लगता है तुम्हारा बॉडी जो है ना उस बेल्ट के साथ खींचते हुए जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टाइम वो बढ़ जाता है। टाइम बढ़ने की वजह से क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम घट जाता है, जिसकी वजह से हमें चोटें भी कम आने की चांसेस होती हैं सीट बेल्ट पहनने की वजह से। और इन्हीं सब कारण की वजह से जो होता है, व्हीकल्स में सॉकर्स लगे होते हैं, जैसे साइकिल में सॉकर्स लगे होते हैं, कमानी होती हैं। इन्हीं सब कारण की वजह से क्या होता है कि एथलीट्स को कहा जाता है कि जब वो तेज़ी से दौड़ कर आते हैं तो तुरंत रुके नहीं, वो अपनी स्पीड को धीरे धीरे स्लो करें, क्योंकि जब तुरंत रुकेंगे तो क्या होगा, उनका मोमेंटम तुरंत कम होगा, और तुरंत कम होने की वजह से क्या होता है, फोर्स ज़्यादा लगता है, और उसकी वजह से हो सकता है कि वो आगे की तरफ गिर जाएं, चोटें लग सकती हैं, पैर में हो सकता है उनके मोच आ सकती हैं। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जो एथलीट्स हैं वो जब हाई स्पीड से अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम करें, जो अपना रेस को फिनिश करें। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घरों में अगर टीवी आया होगा, फ्रिज आया होगा, या फिर आपने मोबाइल मंगवाया होगा, या फिर कोई भी ग्लास का चीज़ होगा, वो क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि जो ग्लास वाले जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी पैकिंग जब होती है तो साइड साइड में कुछ फोम टाइप मटेरियल होता है या फिर थर्माकोल लगा होता है। तो उससे क्या होता है कि वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, और जब कोई भी मोमेंटम का चेंज होता है तो उस चेंज को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फोर्स कम लगता है, और हमारा जो ग्लास का जो भी सामान है वो सेफ रहता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इम्पल्स, कि इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स होता है द फोर्स विच एक्ट ऑन बॉडीज फॉर शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्सेस। देखो, कभी कभी क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगता है, लेकिन वो इतने कम समय के लिए लगता है ना, मतलब सेकेंड से भी कम समय में वो झट से लगता है और ख़त्म हो जाता है, तो उस फोर्स को बोलते हैं हम इम्पल्सिव फोर्स, जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है। जैसे कि आप जो है बैट से बॉल को हिट करते हैं, तो क्या करते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में काम होता है। जब बैट से बॉल को आप हिट करते हैं तो उस बॉल पे एक इम्पल्सिव फोर्स लगता है। फिर जैसे कि आपने कोई नेल्स को आपको दीवार के अंदर डालना है, तो आप हथौड़े से फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा, वो हथौड़े से जो फोर्स लगाते हैं नेल्स के ऊपर, वो भी क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स होता है। फिर गन से जो बंदूक निकलती है वो भी एक इम्पल्सिव फोर्स होता है। हम हल्का सा ऐसे ही हम जैसे ही दबाते हैं ट्रिगर को, शॉर्ट इंटरवल में बहुत ही कम समय में फोर्स लगता है, और वो क्या लगता है, वो बुलेट बाहर आ जाता है। तो शॉर्ट इंटरवल में जितने भी फोर्स लगेंगे कम से कम समय वाले, उनको बोला जाएगा इम्पल्सिव फोर्स। और ये जो इम्पल्सिव फोर्स होते हैं वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, वह क्या होते हैं, बहुत ही कम समय में वो जीरो से मैक्सिमम होते हैं, फिर मैक्सिमम से जीरो हो जाते हैं। जैसे कि कील कील यहाँ रख लिया, हथौड़ा रख लिया, और जब उसको मारने से पहले क्या होता है, यहाँ हथौड़ा है तो कील पे भी कोई फोर्स नहीं है, लेकिन तुरंत हथौड़ा यहाँ पहुँचता है और मैक्सिमम फोर्स लग जाता है, फिर ऊपर जाता है हथौड़ा, तो क्या होता है, जीरो से मैक्सिमम फोर्स होता है, फिर मैक्सिमम से जीरो भी कुछ ही सेकेंड में, सेकेंड भी नहीं लगता, कुछ ही मोमेंट में वो चेंज हो जाता है। यानी कि वो कभी रिमेन कांस्टेंट नहीं होता है। उस टाइम इंटरवल में जो हमारा इम्पल्सिव फोर्स होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, और कांस्टेंट ना होने की वजह से उस फोर्स को मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस फोर्स को मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस केस में, उस फोर्स का जो टोटल इफेक्ट होगा, मतलब हमने जो हथौड़ा लगाया तो उसकी वजह से उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ा, वो नेल के अंदर चला गया, तो उस इफेक्ट को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन मेजर टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स कॉल्ड इम्पल्स। उस इम्पल्स का जो है टोटल इफेक्ट मेजर कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा है, द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज ए मेजर, ये लिखा है इज ए मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो यहाँ से इम्पल्स का फॉर्मूला आ जाएगा, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम।
क्योंकि इम्पल्स क्या कर रहा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, जितने टाइम के लिए वो फोर्स लगा है उस टाइम में वो कितना इफेक्ट डाल रहा है, उस इफेक्ट को मेजर करते हैं हम इम्पल्स के थ्रू। इसलिए इम्पल्स क्या हो गया, फोर्स इंटू टाइम। तो इम्पल्स को आई नोट करते हैं, आई इक्वल टू एफ इंटू टी। अब न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें पता है, मैंने अभी बताया था कि फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन होता है। अभी बताया था ना यहाँ पे कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन होता है, तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। फिर क्या हो जाएगा, टाइम टेकन को टी लिख देंगे, फोर्स एफ है ही, इस टाइम को हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे, जैसे ट्रांसफर करेंगे तो फोर्स इंटू टी हो जाएगा इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और फोर्स इंटू टी क्या पढ़े हैं अभी हम, इम्पल्स होता है, यानी कि इम्पल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम क्या है, यहाँ पे लिखा मैंने, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम होता है एम वी टू, इसको मान लो, इसको छोड़ देते हैं। फाइनल मोमेंटम होता है एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, और ये एम क्या है, मास है। ये था हमारा फाइनल मोमेंटम, ये था हमारा चेंज इन मोमेंटम। हमारा इम्पल्स क्या होगा, इसी के इक्वल होगा, यानी कि इम्पल्स किसके बराबर होगा, एम वी माइनस एम यू। ये दोनों क्या है, मोमेंटम है। तो इम्पल्स का यहाँ से, इम्पल्स का जो है एसआई यूनिट क्या होगा, ये देख लेते हैं। तो देखो ये भी मोमेंटम है, मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, यहाँ से निकाल लेते हैं मोमेंटम का एसआई यूनिट। तो मोमेंटम किलो, मास का होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, यानी मोमेंटम का एसआई यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यही क्या होगा, इम्पल्स का भी एसआई यूनिट होगा, क्योंकि दो मोमेंटम का डिफरेंस है, इसलिए जो मोमेंटम का जो हमारा एसआई यूनिट है वही हमारा इम्पल्स का भी एसआई यूनिट होगा, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट होगा हमारा इम्पल्स का भी। देखो यहाँ पे है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।